नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अलावा मानव का जो नेत्र होता है और जो कान होता है, उसकी संरचना और उसके जो कार्य हैं उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू के बारे में। और ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके मुख्य रूप से लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम है उसके लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल लैब असिस्टेंट के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान के अंदर या फिर कोई भी आपकी सेंट्रल लेवल की एग्जाम है जहां पर भी जनरल साइंस और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखना है। यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें से कुछ प्रश्न सिंपल हैं, कुछ प्रश्न मध्यम स्तर के हैं, कुछ आपके उच्च स्तर के भी हैं और साथ साथ में अंत में आपको 2-3 ऐसे प्रश्न भी डाले गए हैं जो कथन और कारण पर आधारित हैं। और ऐसे प्रश्न हैं ये आजकल एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे से वो राजस्थान की किसी भी स्तर की एग्जाम हो, चाहे से वो आरएसएसबी की एग्जाम हो, चाहे से वो आरपीएससी की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न भी यहां पर डाले गए हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आप तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। और साथ में हमारा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको वास्तव में इनकी क्या है, जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं इन एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहले आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है। देखो, ये सिंपल प्रश्न आपको कुछ लग सकते हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो कुछ सिंपल लगेंगे और नहीं पढ़े हुए हैं तो हार्ड ही लगने वाले हैं भाई। तो प्रश्न को ध्यान से देखें और प्रश्न को देखने के बाद में जो भी उत्तर आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है उसी को आपको अपने हिसाब से सही मानना है। और उसके बाद में आपको एक पेपर शीट के अंतर्गत लिखना है और लिखने के बाद में आपको मिलान करना है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्या आपको सुधार की आवश्यकता है। तो यह आपका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना क्या है, जरूरी है। तो पहला प्रश्न देखो भाई, इसमें यह पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का नियंत्रण एवं विचार का मुख्य केंद्र है। कि मानव मस्तिष्क है यह हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अब मानव मस्तिष्क में जो हमारी विचार करने की, सोचने की, समझने की जो ये क्षमता है और इसके अलावा हमारा नियंत्रण करने की जो ये क्षमता है, ये मुख्य रूप से मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यदि हम देखें तो वैसे तो हमारा पढ़ा हुआ है कि हमारा जो मस्तिष्क है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो ये अग्र मस्तिष्क होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। और ये जो 3 भाग होते हैं इसमें से एक तो है आपका प्रमस्तिष्क, एक है आपका थैलेमस और एक है आपका हाइपोथैलेमस, एक आपका हाइपोथैलेमस। ये जो प्रमस्तिष्क होता है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, चाहे से वो सोचने का हो, समझने का हो, ये सारे के सारे कार्य हैं ये आपके प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और इसी प्रमस्तिष्क को हम जो इंग्लिश है उसके अंतर्गत बोलते हैं सेरिब्रम। इसे क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। तो इसका आंसर सेरिब्रम होना चाहिए। तो मानव मस्तिष्क में नियंत्रण और विचार का मुख्य केंद्र
मेडुला नहीं होगा भाई, सेरिबेलम नहीं है। देखो सेरिबेलम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क, जो कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क का क्या है, एक भाग। हम बोल रहे हैं सेरिब्रम, या हिंदी में बोले तो प्र मस्तिष्क, तो यहां पर ये सेरिब्रम है। ऑप्शन सी है वो दिया हुआ है आपका सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क में नियंत्रण और विचार का जो मुख्य केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेरिब्रम, और थैलेमस भी नहीं होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। उस प्रश्न का सही आंसर जो हो गया है वो हो गया आपका ऑप्शन सी, सेरिब्रम, या हिंदी में बोले तो प्रमस्तिष्क। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 2। इसमें बोल रहा है कि थैलेमस, अभी आपको बताया थैलेमस भी किसका हिस्सा है, आपका अग्र मस्तिष्क का। तो थैलेमस का मुख्य कार्य होता है, थैलेमस का मुख्य कार्य होता है, देखो थैलेमस एक ऐसी सेंटर है जहां पर आपके जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो तो आती हैं, और ये संवेदी तंत्रिकाएं यहां पर आने के बाद मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय के अनुसार प्रेरक तंत्रिका इस संदेश को लेकर जाती है। तो ये एक प्रकार से ऐसा स्थल है जहां पर आपकी संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, ये आपस में मिलती हैं, इनका संपर्क स्थल है या इनका रिले केंद्र है, रिले सेंटर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मान लो ये हमारे मस्तिष्क का भाग है, तो मस्तिष्क में यहां पर एक आपका जगह है जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। इस थैलेमस के अंदर आपकी संवेदी तंत्रिका आती है और मस्तिष्क तक ही पहुंचती है। कहां पहुंचती है, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क जो भी निर्णय लेता है वो उस निर्णय को संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है। तो इसका एक तरीके से रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है हमारा कौन है, थैलेमस। तो यहां पर थैलेमस का सबसे मुख्य कार्य हार्मोन का स्राव करना नहीं, हार्मोन का स्राव कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करता है, थैलेमस हार्मोन का स्राव नहीं करता है। यह संवेदनाओं का क्या है, रिले केंद्र है। संवेदनाओं का क्या है, रिले केंद्र, अर्थात संवेदनाएं जो भी हैं, जो भी हमारी संवेदी अंग से आ रही हैं वो आपके इसी सेंटर से होकर कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। पहले उसको इस सेंटर से होकर गुजरना पड़ेगा, थैलेमस से होकर गुजरना पड़ेगा। इस कारण आपको ध्यान रखना है कि थैलेमस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, संवेदनाओं का क्या होता है, रिले सेंटर होता है। स्मृति निर्माण ये नहीं है, श्वसन का नियंत्रण ये भी नहीं है। हम देखेंगे कि ये किसके कार्य हैं, बाद में देखने वाले हैं। लेकिन आपके थैलेमस का मुख्य कार्य हो गया है संवेदनाओं का रिले सेंटर, आपको याद रखना है। तो अब तक हमने 2 प्रश्न देखे हैं, और ये दोनों ही प्रश्न वैसे तो एकदम सिंपल हैं। अगर आपने मस्तिष्क की संरचना को पढ़ा है तो उसमें तो कार्य तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। हमें ये देखना ही है प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है, थैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, तो ये हमें देखने ही होते हैं, और इनके मुख्य कार्य तो हमें याद रखने ही है। तो इस कारण ये दोनों ही प्रश्न क्या थे, सिंपल थे। आप सबको हमारे ये प्रश्न हैं वो कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, और साथ साथ में लाइक के बटन को भी जरूर दबाएं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 पूछा है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का संबंध किससे अधिक है, हाइपोथैलेमस का संबंध किससे अधिक है। पहले ऑप्शन देखते हैं, दृष्टि देखने से, संतुलन अर्थात बैलेंस बनाने से, होमियोस्टेसिस एवं हार्मोन नियंत्रण से, और सुनने से। तो देखो हाइपोथैलेमस जो भी है हमारा, इसके जो मुख्य कार्य हैं यदि उनको हम देखें तो एक तो ये शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इसके अलावा देखेंगे भूख को, हमारी प्यास को, हमारी भावनाओं को, हमारे लैंगिक व्यवहार है, इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन बनाना इसका क्या है, एक कार्य, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपके अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। ये आपके कुछ हार्मोन स्रावित करता है, और वो हार्मोन आपकी पीयूष ग्रंथि को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इसी कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखना हार्मोन तो बनाना इतना ही बनाता है,
साथ साथ में होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के जो आंतरिक वातावरण है, आंतरिक वातावरण का मतलब क्या, वो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या भावनाएं चल रही हैं वो, इसके अलावा हमारे शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना, वो भूख प्यास, ये सारा संतुलन बनाए रखना, आंतरिक वातावरण को संतुलित रखना, जिसे हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस और हार्मोन बनाना हमारा किसका कार्य है, हाइपोथैलेमस का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा कि हाइपोथैलेमस का संबंध किससे अधिक है, देखने का कार्य ये नहीं करता है। संतुलन, संतुलन किस चीज का, हमारे शरीर का संतुलन नहीं, हमारे शरीर की आंतरिक वातावरण का संतुलन करता है, आंतरिक स्थितियों को कंट्रोल रखता है, अर्थात होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस वह हार्मोन नियंत्रण, तो ये कार्य ये करता है। तो सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन सी। हाइपोथैलेमस के लिए सही कौन सा हो गया है, ऑप्शन सी, होमियोस्टेसिस एवं हार्मोन का नियंत्रण। तो ये अब तक हो गए हमारे 3 प्रश्न, जो तीनों ही आपके मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित थे। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 4, यह बोल रहा है सेरिबेलम। किसके बारे में बोल रहा है, सेरिबेलम। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबेलम का सबसे मुख्य कार्य है, अनुमस्तिष्क है, किसका हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का। भाई अनुमस्तिष्क है, अभी आपको बताया ना कि हमारा जो मस्तिष्क है इसके 3 भाग हैं। एक है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक है आपका मध्य मस्तिष्क और एक है आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग अभी आपको बताए थे, प्रेम मस्तिष्क हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका अनुमस्तिष्क, क्या होता है भाई, अनुमस्तिष्क। एक होता है आपका पोन्स और एक होता है आपका मेड्यूला, या जिसे बोला जाता है मेड्यूलो ओब्लोगेटा। ये 3 होते हैं। ये अनुमस्तिष्क पीछे की ओर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है वो देखो। एक तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर के संतुलन का कार्य करता है कि हमारी पोजीशन क्या है, क्या हम गिरने वाले तो नहीं हैं, वातावरण के अंतर्गत हमारी स्थिति क्या है। तो एक तो शरीर का संतुलन बनाना, इसके अलावा हमारी जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन ऐच्छिक क्रियाओं को एकदम शुद्धता के साथ संपादित करवाना। जैसे आप चल तो रहे हो, चल रहे हो, एक तो चलता है शराबी भी शराब पीकर चलता है, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, कभी इधर चला कभी उधर चला। और एक नॉर्मल व्यक्ति चलता है, सीधे लाइन में चलता है। तो वो ऐच्छिक क्रिया है, चलने की क्रिया कैसी है, ऐच्छिक, लेकिन उसको शुद्धता के साथ संपादित करवाने का कार्य किसका है, अनुमस्तिष्क। जैसे आप लिख रहे हो तो लिखता तो छोटा बच्चा भी है, लेकिन उसकी जो राइटिंग आती है वो एकदम स्पष्ट नहीं आती है, कैसे ही अक्षर आते हैं। लेकिन जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग एकदम स्पष्ट होती है। तो एकदम सीधी रेखा में लिखना, स्पष्ट लिखना, मतलब जो कार्य कर रहे हो उसको शुद्धता के साथ संपादित करवाना, यह किसका कार्य है, अनुमस्तिष्क का आपका क्या है, कार्य। तो इस कारण देखो कि यह पूछ रहा है कि सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य है। सोचना समझना ये इसका कार्य नहीं है। सोचना समझना, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, तर्क वितर्क की क्षमता होती है, ये सारे के सारे किसके कार्य होते हैं, आपके प्रेम मस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम के। तो इसका कार्य नहीं है। संतुलन बनाना, अभी आपको बताया शरीर का संतुलन बनाने का कार्य किसका होता है, अनुमस्तिष्क का। मांसपेशियों का समन्वय करना, मांसपेशियां हमारी जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उनको समन्वय करना, उनको सही तरीके से कार्य करवाना, यह भी इसी का कार्य है। तो इसका कार्य हो जाएगा आपका संतुलन एवं मांसपेशीय समन्वय। दृष्टि, दृष्टि इसका कार्य नहीं है भाई, देखना किसका कार्य होता है, हमारे प्रेम मस्तिष्क का। श्रवण, सुनना भी इसका कार्य नहीं है, सुनना भी किसका कार्य होता है, हमारे प्रेम मस्तिष्क का ही कार्य होता है।
इस कारण यदि आपसे पूछे कि अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर का संतुलन बनाना, जो भी हम ऐच्छिक कार्य कर रहे हैं उनको शुद्धता के साथ क्या करवाना, संपादित करवाना, सही तरीके से आपस में समन्वय बनाते हुए क्या करवाना, संपादित करवाना। तो यह है हमारे प्रश्न संख्या 4। अब तक हमने 4 प्रश्न देखे हैं और ये जो 4 प्रश्न हैं इनके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि हम यहां पर केवल प्रश्न का ऑप्शन सही नहीं बता रहे कि कौन सा ऑप्शन सही है, हम यह भी बता रहे हैं कि जो ये चारों ऑप्शन हैं वो किससे संबंधित है। यहां पर अगर आप एक प्रश्न के अंदर देख रहे हो तो लगभग हम 4 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर 20-25 क्वेश्चन जो भी आप देखोगे उनसे आपके केवल 20-25 प्रश्न तैयार नहीं होंगे, एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। यहां पर लगभग आपके 80 से लेकर 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और यदि आप हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर से संबंधित 80 से लेकर 100 प्रश्न सोल्व करते हैं तो उस चैप्टर में कोई खास चीज बच नहीं जाती। जब हम उसको पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो उस समय भी उसको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। और ये डिटेल में पढ़ाने का कारण यही है कि आजकल जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो पूरा डिटेल में पूछा जा रहा है। आप एक दो चीज याद करके उन परीक्षाओं में उन प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते। इस कारण आप हमारे वीडियो हैं वो पीछे भी जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 5। देखो प्रश्न संख्या 5 है, ये बोल रहा है मेडुलो ओब्लोगेटा। अभी आपको बताया था किसका भाग होता है, पश्चे मस्तिष्क का। तो मेडुलो ओब्लोगेटा नियंत्रित करता है, किस चीज को नियंत्रित करता है? देखो मेडुलो ओब्लोगेटा होता है, यह मुख्य रूप से हमारे शरीर की जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। ध्यान से सुनना। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक मतलब जिनके ऊपर सीधा सीधा हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, हृदय की जो धड़कन है, क्या उसको आप अपने मन के हिसाब से रोक सकते हो क्या? कि अब चलाऊंगा, अब की बार तो चला लूंगा, अब की बार रोक लूंगा, अब की बार तो 72 बार धड़काया है मेरा हृदय, अब की बार मैं तो 80 बार धड़काऊंगा, अब की बार मैं तो 40 बार ही धड़काऊंगा। ऐसा थोड़ी है। क्या आप अपने सांस है उसको कंट्रोल कर सकते हो? नॉर्मली सांस लेने की दर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कई बार परिस्थिति होती है उस समय अपने आप ही बढ़ जाती है। तो जो भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारी हृदय की धड़कन हो गई, जैसे कि हमारी जो श्वसन संबंधित लय हो गई, सांस लेने की दर हो गई, वो हमारे आंतों के अंतर्गत जो HCl वगैरह का स्राव हो रहा है उसको, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य मुख्य रूप से मेडुला के द्वारा किया जाता है। इनको कंट्रोल करने के सेंटर आपके मेडुला में पाए जाते हैं। तो यह बोल रहा है कि आपके मेडुलो ओब्लोगेटा नियंत्रित करता है। किस चीज को नियंत्रित करता है? आपके दिमाग में तो आई गया भाई, एक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें आपकी हृदय की धड़कन हो गई, आपके श्वसन हो गया, आपके आंतरिक अंगों की क्रियाएं हो गई, आपके जो आमाशय है उससे आपके किसका स्राव, जो आमाशय रस है उसके स्राव को, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो स्मृति याद करना थोड़ी कार्य है इसका, याद करना नहीं है। हृदय और श्वसन की दर एक तरीके से हृदय को भी कंट्रोल करता है क्योंकि अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन की दर को भी कंट्रोल करता है। देखना इसका कार्य नहीं है, सुनना भी इसका कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसके जो मुख्य कार्य है वो है आपका हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना और श्वसन की दर, इसको नियंत्रित रखना। हालांकि हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय का जो स्पंदन होता है, वो वास्तविक रूप से हमारे हृदय के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल आपके मस्तिष्क का नहीं होता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कंट्रोल है वो मस्तिष्क का ही होता है। तो ये जो 5 प्रश्न थे, शुरुआत के जो 5 प्रश्न थे, ये आपके मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग थे उनके कार्यों से संबंधित थे। और ये जो प्रश्न है यहां से आपके सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं। और ये कार्य तो आपको पता होने चाहिए कि मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग होते हैं उनके क्या क्या काम होते। अब इसके बाद में हम न्यूरॉन के ऊपर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत सीधा सीधा लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो हमें कुछ प्रश्न तंत्रिका कोशिका के बारे में भी देखने हैं। ये देखो क्या बोल रहा है
कि न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा कहलाती है? यदि हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ते हैं और न्यूरॉन की संरचना जब हम देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? देखो, ऐसे एक तो आपकी कोशिका काय पाया जाता है, कोशिका काय पाया जाता है। यह रहा कोशिका काय। इसके अंतर्गत कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें निषेल कण कहते हैं, और यहां पर ये आपके तंतुनुमा क्या पाए जाते हैं? आपके द्रुमासी या जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, ये पाए जाते। तो ये तो हो गया हमारा कोशिका काय, जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं। ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स, और ये हो गया एक लंबा प्रवर्ध, सबसे लंबा प्रवर्ध है वो होता है एक्सोन। क्या होता है भाई? एक्सोन, या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष। क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। यह तो डायग्राम हमें आता है, छोटी क्लासों से ही पढ़ते रहते हैं, छठी क्लास से ही पढ़ने लग जाते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना को सचित्र समझाइए, वही न्यूरॉन है ये जो आप छठी क्लास से पढ़ रहे थे। तो इसमें यह बोल रहा है कि इसकी सबसे लंबी शाखा, तो सबसे लंबी तो आपको यही दिख रही है, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। बाकी ये छोटी शाखाएं आपकी क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स। ये वाली जो शाखाएं हैं ये आपके अंत में जाकर कुछ पुट्टिकाओं में, कुछ गोल संरचनाओं में समाप्त होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। तो हमें तो प्रश्न ये देख रहा है कि सबसे लंबी शाखा तो तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। तो डेंड्राइट थोड़ी है, नहीं। साइटोन, देखो साइटोन का मतलब है कोशिका काय, सेल बॉडी। साइटोन का मतलब क्या है? कोशिका काय या सेल बॉडी। तो सेल बॉडी थोड़ी है, नहीं। एक्सोन, सबसे लंबी संरचना कौन सी है? एक्सोन, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। बाकी सिनेप्स नहीं। तो आपके प्रश्न संख्या 6 के लिए क्या हो जाएगा कि सबसे लंबी शाखा कौन सी हो जाएगी आपकी? एक्सोन। तो यह था हमारा तंत्रिका कोशिका के ऊपर न्यूरॉन की संरचना के ऊपर प्रश्न। अब देखो प्रश्न संख्या 7, इसमें बोल रहा है सिनेप्स का क्या कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि सिनेप्स है वो क्या होता है। क्या आपको पता है कि सिनेप्स क्या है? सिनेप्स का मतलब यह होता है कि मान लो एक तंत्रिका कोशिका है और दूसरी तंत्रिका कोशिका है। इन दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो ये संधि स्थल होता है, जहां पर ये एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, उसे कहते हैं सिनेप्स। हम चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है, हम ऐसे मान लेते हैं। ये हमारी क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये एक तंत्रिका कोशिका, आप समझ ही गए होंगे। ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सोन है, अभी तो हमने देखा था। ये हमारे क्या है? डेंड्राइट्स हैं, और ये आपकी क्या थी? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। इसी प्रकार से आपका दूसरा न्यूरॉन है। क्या है भाई? दूसरा न्यूरॉन। ये दूसरा न्यूरॉन बना लिया हमने, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया है। वही बात होगी, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एक्सोन है, ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं, ये कोशिका काय है। कोशिका काय में ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? निषेल कणे कहते हैं। अब एक जो तंत्रिका है या एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच का जो ये संधि स्थल होता है, जो आपके किस किस के बीच में है? पहली तंत्रिका कोशिका या पहले न्यूरॉन की सिनेप्टिक पुट्टिकाएं और दूसरे न्यूरॉन की किसके बीच में? डेंड्राइट्स के बीच में। भाई पहले न्यूरॉन के अंत में क्या है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। दूसरे न्यूरॉन के प्रारंभ में तंतु कौन से हैं? डेंड्राइट्स, या जिन्हें हम द्रुमाशय कहते हैं। इनके बीच का ये जो संधि स्थल है, ये क्या है? संधि स्थल। इस संधि स्थल को क्या कहते हैं? हमें सिनेप्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। ये बोल रहा है इस सिनेप्स का काम क्या है? इस सिनेप्स का काम क्या है? हालांकि इसके ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो है,
यहां पर हम इसको शॉर्ट में ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि देखो हमारा कोई भी संदेश है, हमारा कोई भी संदेश या जिसे हम बोलते हैं आवेग, कोई भी संदेश है या आवेग है, यह सबसे पहले किसके पास जाता है? द्रुमाशय। द्रुमाशय से यह कहां जाता है? कोशिकाकाय। कोशिकाकाय से यह कहां जाता है? एक्सोन में। एक्सोन से यह कहां पहुंचता है? सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में। तो ऐसे पहुंचता है। अब ये सिनेप्टिक पुट्टिका में यहां पर आ गया, इसे हमें अगली तंत्रिका को देना है, अगले न्यूरॉन को देना है। तो यहां ये किसके द्वारा जाएगा? इस सिनेप्स के द्वारा ही तो जाएगा। तो सिनेप्स का काम क्या हो गया है कि आवेग को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना। उसको पहुंचाने का कार्य किसका है? सिनेप्स का होता है। तो यह बोल रहा है कि सिनेप्स का क्या कार्य है? ऊर्जा बनाना इसका कार्य थोड़ी है, सिनेप्स ऊर्जा थोड़ी बनाता है। आवेग का संचरण, आवेग का मतलब आवेग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाएगा, किसकी सहायता से जाएगा? सिनेप्स की सहायता से ही तो जाएगा। तो आवेग का संचरण इसका कार्य हो गया। भोजन को पचाना थोड़ी कार्य है, हार्मोन बनाना भी इसका कार्य नहीं है। तो सिनेप्स का काम क्या हो गया है? सिनेप्स का काम हो गया है हमारे आवेग को एक तंत्रिका कोशिका से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, और पहुंचाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेग का संचरण। ठीक है, तो यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7। अब इस प्रश्न संख्या 7 के बाद में आ जाते हैं हम 8वें प्रश्न पर। और 8वां प्रश्न फिर आपके मस्तिष्क पर आधारित है, क्योंकि मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम ऐसे तो नजरअंदाज कर नहीं सकते कि 2-4 प्रश्न पूछ लिए, क्योंकि मेन चीज ही इसमें क्या है? मस्तिष्क। तो देखो, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए झिल्लियां कहलाती हैं। जब हमने मस्तिष्क की संरचना पढ़ी थी तो उस समय बताया था कि मस्तिष्क है यह कोमल अंग है, और इतना कोमल है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आप खुद ही बताओ, हमारे देश में जो महत्वपूर्ण आदमी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इन महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा भी अधिक हो जाती है। जितना महत्वपूर्ण होता है उसके ऊपर आपके कोई भी हमले होने की संभावना भी बढ़ती ही है, तो उनकी सुरक्षा करने की भी क्या हो जाती है? हमें जरूरत पड़े जाती। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण व्यवस्था हमें लगानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बाहर की तरफ एक आपकी हड्डियों से बना हुआ कठोर मजबूत क्या है? कपाल, या जिसे हम बोलते हैं खोपड़ी, ये पाई जाती है। इसके बाद में, अब खोपड़ी तो है ही है, बहुत मजबूत है, फिर भी मस्तिष्क इसमें सीधा नहीं है। इसके पहले मस्तिष्क और इस खोपड़ी के बीच में 3 पतली पतली झिल्लियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पतली पतली झिल्लियां। और ये जो झिल्लियां हैं, सबसे पहली बात तो आपको कितनी है? 3। समझ गए? किस किस के बीच में है? मस्तिष्क और आपके खोपड़ी के बीच में ये 3 झिल्लियां हैं। ये आपके बाहर से अंदर की ओर, किससे? बाहर से अंदर की ओर। कैसे कैसे हैं देखो, सबसे बाहर की तरफ एक झिल्ली है जिसे हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। दूसरे नंबर पर बीच में एक झिल्ली है जिसे हम बोलते हैं अरेक्नोइड। क्या बोलते हैं? अरेक्नोइड। और तीसरी एक झिल्ली है जो सबसे अंदर ही अंदर की तरफ है, मस्तिष्क के जस्ट पास में है, जिसे हम बोलते हैं पायामेटर। क्या बोलते हैं? पायामेटर। तो इस प्रकार से ये 3 झिल्लियां पाई जाती, और ये जो 3 झिल्लियां होती हैं ये मस्तिष्क की क्या करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती हैं। इनमें इन तीनों झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मेनिंजीज कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज। और ये जो मेनिंजीज हैं ये आपके खोपड़ी
और मस्तिष्क के बीच में है, 3 सुरक्षा करने वाली झिल्लियां हैं और इनका क्रम बाहर से अंदर की ओर कैसा है, आपके ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। तो ये तो यही बोल रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली झिल्ली कौन सी है या क्या कहलाती हैं, वेंट्रिकल थोड़ी कहलाती हैं, न्यूरोग्लिया नहीं कहलाती हैं, मेनेंजीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मेनेंजीज। कोरोइड भी नहीं कहलाती, इनको क्या कहते हैं, मेनेंजीज। और कौन कौन सी हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। तो यहां पर हमें ये तो याद हो गया मेनेंजीज कहते हैं, कौन कौन सी हैं वो भी याद हो गया, इनका क्रम कौन सा है वो भी याद हो गया, क्या काम करती हैं वो भी याद हो गया। तो एक ही प्रश्न में हमारे 5-6 प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। अब इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 9, न्यूरॉन में आवेग संचरण की सही दिशा है। अभी तो हमने पढ़ा था आवेग कैसे कैसे जाता है, अभी तो बताया था आपको। देखो यहां बताया था कि कोई भी संदेश होगा सबसे पहले किसके पास जाएगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से किसके पास जाएगा, कोशिका काय। और कोशिका काय को अभी बताया था साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन। यहां से कहां जाएगा, एक्सोन। और एक्सोन से लास्ट में कहां जाएगा, आपकी सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के पास। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्रम वगैरह वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो न्यूरॉन में आवेग का संचरण सबसे पहले कहां होता है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट देखो, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। पहले आएगा डेंड्राइट, डेंड्राइट से किस में जाएगा, साइटोन अर्थात कोशिका काय। यहां डेंड्राइट से एक्सोन, एक्सोन में थोड़ी जाएगा सीधा, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा हमारा, ये डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन। तो ये सही ऑप्शन हो गया। तो आवेग के संचरण की सही दिशा कौन सी होगी, है हमारी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से आपका साइटोन और साइटोन से कहां जाएगा, आपका एक्सोन में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सही हो गया है ऑप्शन बी। अब इसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 10, माइलिन आवरण का मुख्य कार्य है। हमारी जो तंत्रिका कोशिका है उसका जो एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर कुछ न्यूरॉन में माइलिन की आवरण पाया जाता है, माइलिन शीथ पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। यह माइलिन का जो आवरण है हमारे आवेग को जल्दी पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि इनमें होता है साल्टेटरी कंडक्शन। अब ये साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, यह हमारी वीडियो के अंतर्गत बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मतलब यहां पर जो आवेग का संचरण होता है वो जंप मारकर होता है। रेनवियर की जो एक नोड होती है उससे दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे नोड, ऐसे होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइलिन का आवरण होता है, इसके कारण से आवेग का संचरण होता है, वो जल्दी होता है। तो यही बोल रहा है कि माइलिन आवरण का मुख्य कार्य क्या है, आवेग उत्पन्न करना इसका कार्य नहीं है, न्यूरॉन को पोषण देना भी कार्य नहीं है, आवेग संचरण की गति को बढ़ाना, यही तो बताया है आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और न्यूरोट्रांसमीटर बनाना यह भी इसका कार्य नहीं है। तो माइलिन आवरण का सबसे मुख्य कार्य है आवेग संचरण की दर को या उसकी गति को बढ़ाना। ये अब तक हमने 10 प्रश्न देख लिए हैं और ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ में यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 11। देखो प्रश्न संख्या 11 है, श्रवण अस्थियां का मुख्य कार्य है। इसका मतलब ये जो हमारी कान की संरचना है उससे संबंधित प्रश्न है। श्रवण मतलब सुनना, तो कान से संबंधित। अस्थियां मतलब कान की हड्डियां। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं, उनको याद करने का तरीका क्या बताया था, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ये 3 अस्थियां होती हैं। और इन तीनों अस्थियों का जो मुख्य कार्य है कि भाई देखो, जब हम सुनते हैं तो बाहर से कोई ध्वनि की तरंग आती है, ये बाहर वाला जो पिन्ना है वो इसको इकट्ठा करता है, नलिका के द्वारा हमारे पर्दे तक पहुंचती है और उसके बाद में ये हमारे मध्य कर्ण में जाती है। और मध्य कर्ण में हमारी क्या पाई जाती है, तीनों अस्थियां पाई जाती हैं। कहां पर होती हैं, मध्य कर्ण में ये तीनों अस्थियां हैं। अब ये तीनों अस्थियां क्या करती हैं कि जो भी हमारी ध्वनि तरंगों के द्वारा कंपन आ रहे हैं उन ध्वनि तरंगों के कंपन की तीव्रता को बढ़ा देती हैं, उनका एम्प्लीफिकेशन करती हैं।
उनका क्या करती हैं? एम्प्लीफिकेशन, जिससे कि हमें स्पष्ट सुनाई दे सके। तो यह बोल रहा है कि श्रवण अस्थियों का मुख्य कार्य है ध्वनि तरंगे उत्पन्न करना। उत्पन्न करना इनका काम है नहीं है, वो तो बाहर से आती हैं। ध्वनि तरंगों की तीव्रता को बढ़ाना, अभी तो बताया तीव्रता को बढ़ाती है। ध्वनि को तंत्रिका आवेग में बदलना नहीं भाई, और संतुलन बनाए रखना यह भी नहीं होता है। तो इन अस्थियों का कार्य क्या होता है कि इसकी तीव्रता को क्या कर देना? बढ़ा देना। नेक्स्ट देखो प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। यदि कोक्लिया नष्ट हो जाए, आपको पता ही होगा कोक्लिया क्या है, और अगर आपको नहीं पता तो हमारी कान की संरचना है उससे संबंधित एक पूरा वीडियो है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो अंतःकरण होता है इसमें दो मुख्य संरचनाएं हैं। एक तो है हमारा कोक्लिया और एक है हमारा वेस्टिब्युलर तंत्र। जो कोक्लिया होता है यह हमारा मुख्य रूप से सुनने से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सुनने से। और जो हमारा वेस्टिब्युलर तंत्र होता है यह हमारे शरीर के संतुलन से संबंधित होता है। तो यह बोल रहा है कि यदि कोक्लिया नष्ट हो जाए, अगर मान लो कोक्लिया नष्ट हो गया तो बताओ क्या होगा? अभी आपको बताया ना कोक्लिया किससे संबंधित है? सुनने से। कोक्लिया को नष्ट कर दिया तो सुनोगे कैसे भाई? और सुनोगे नहीं तो बहरे होगे। तो नष्ट हो जाए तो व्यक्ति में मुख्य रूप से क्या होगा? बहरा हो जाएगा। कुछ ही समझने की जरूरत नहीं है। संतुलन की हानि, संतुलन इसका कार्य नहीं है, संतुलन का कार्य वेस्टिब्युलर तंत्र करता है। दृष्टि दोष, अरे कोक्लिया नष्ट होगा तो अंधे थोड़ी हो गए। कान में कोई समस्या आ रही है तो अंधे कैसे हो गए? तो दृष्टि दोष नहीं होगा, बहरापन होगा। कोक्लिया नष्ट होगा तो बहरा हो जाएगा, सुनोगे नहीं। स्वाद की हानि, अरे ये भी नहीं होगा, कान के द्वारा थोड़ी स्वाद का पता चलता है हमें। तो याद रखना कि अगर कोक्लिया नष्ट हो गया जो अंतःकरण में पाया जाता है तो इससे क्या हो जाता है? व्यक्ति बहरा हो सकता है। तो यह हो गया हमारी प्रश्न 12। अब देखो प्रश्न संख्या 13। एक नलिका होती है जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशियन नलिका। कौन सी नलिका? यूस्टेशियन नलिका। ये क्या है? जब हमने कान की संरचना पढ़ी थी उस दौरान एक बात बताई थी कि हमारा जो मध्यकर्ण होता है ना, बीच वाला, जिसमें हमारी तीनों हड्डियां पाई जाती हैं, यहां से एक नलिका निकलती है मध्यकर्ण से, और वो जाती है हमारे कहां तक? हमारी ग्रसनी तक। कहां जाती है? ग्रसनी। ग्रसनी का है मुख के पीछे की तोर, जहां पर आपका मुख भी जुड़ा हुआ है, जहां पर आपका नाक वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ है और आपके कान वाला भी जुड़ गया। यहां आपके मध्यकर्ण से एक ट्यूब आ रही है जो कहां पहुंच रही है? ग्रसनी। उस नलिका को बोलते हैं यूस्टेशियन नलिका। ये क्या काम करती है? देखो हमारा मध्यकर्ण है, इसके अंतर्गत वायुदाब को बनाए रखने के लिए, देखो बाहर से आएगा तो बाहर से तो वायुदाब हवा से पता आ रहा है, अंदर के वायुदाब को कैसे मेंटेन करेंगे? तो मध्यकर्ण में वायुदाब को संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक नलिका होती है जो मध्यकर्ण से निकलकर आपकी ग्रसनी तक जाती है। तो जैसे ही हवा कम होगी तो क्योंकि हमें पता है कि नाक से हवा हम लेते ही हैं, वायु को लेते हैं, वहां से वो कहां चली जाएगी? मध्यकर्ण में चली जाएगी, और बाहर और अंदर की तरफ वायुदाब क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो यह बोल रहा है कि यूस्टेशियन नलिका जुड़ी होती है कहां से? बाह्य कर्ण से थोड़ी जुड़ी होती है, नहीं, मध्यकर्ण से ग्रसनी। अभी तो बताया है आपके मध्यकर्ण से कहां तक जुड़ी रहती है? ग्रसनी में जुड़ी रहती है। तो इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी। आंतरिक कर्ण से ग्रसनी नहीं, बाह्य कान से ग्रसनी नहीं, तो ये तीनों नहीं होंगे। बाकी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यकर्ण से ग्रसनी। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 13। अब आ जाओ, देखो भाई प्रश्न संख्या 14। ये बोल रहा है ओवल विंडो का कार्य है। अब ये ओवल विंडो क्या है? ये ओवल विंडो भी हमारे किससे संबंधित है? कान की संरचना से संबंधित। देखो हमारी अभी आपको बताया मध्यकर्ण में 3 अस्थियां होती हैं, सबसे पहले मेलियस, फिर इनकस, और एक सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और ये स्टेपीज आपकी कोक्लिया के ऊपर जाकर टच करती है। किस पर टच करती है? कोक्लिया पर। तो ये स्टेपीज जो हड्डी है ये कोक्लिया की जिस जगह पर जाकर टच कर रही है वो एक अंडाकार जगह होती है। कैसी जगह होती है? अंडाकार। इस कारण उसे क्या कहते हैं? अंडाकार खिड़की। इंग्लिश में बोल दिया जाता है ओवल विंडो। क्या बोल दिया जाता है? ओवल विंडो। तो ओवल विंडो कौन सी जगह होगी? यह कोक्लिया की ऐसी जगह है जहां पर आपकी
जो अस्थि है, कौन सी अस्थि? स्टेपीज, वो आपकी टच करती है। तो ये बोल रहा है कि ओवल विंडो का क्या कार्य है? ध्वनि तरंगों को बाहर निकालना नहीं, दाब तरंगों को कोक्लिया तक ही पहुंचाना। अरे भाई देखो, हड्डी है, ये आपकी कंपन कर रही है और ये कोक्लिया पर टच कर रही है, तो कोक्लिया तक तभी तो पहुंचेंगी। ये हड्डी का कंपन है, कोक्लिया तक कैसे पहुंचेगा? इसी ओवल विंडो की सहायता से ही तो पहुंचेगा। तो इसका हो जाएगा आपका दाब तरंगों को कोक्लिया तक ही पहुंचाना। संतुलन बनाए रखना इसका काम नहीं है, ध्वनि को बढ़ाना ही भी इसका काम है नहीं। तो ये तरंगों को आपके कहां तक पहुंच जाती हैं? कोक्लिया तक ही पहुंचाती हैं। और कोक्लिया में क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं पेरालिम्ब। इसके अंतर्गत एक ट्यूब जैसी संरचना होती है कोक्लिया में, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, और उसके अंतर्गत भी एक आपका तरल होता है। वो सब कुछ हमने वीडियो के अंतर्गत बताया, वहां पर जाकर आप देख सकते। तो ये ओवल विंडो का मुख्य कार्य हो जाएगा दाब तरंगों को कोक्लिया तक पहुंचाना। तो ये हो गए हमारे प्रश्न, कितने हो गए हैं? 14। अभी देखो 15 नंबर का प्रश्न, ब्लाइंड स्पॉट बनता है क्योंकि वहां, ब्लाइंड स्पॉट किससे संबंधित है? ये हमारी आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख। जब हमने आंख की संरचना बताई थी, जैसे हमने ये आंख की संरचना एक रफली समझ लो, इसके अंदर ही अंदर की तरफ 3 परतों में सबसे अंदर वाली परत कौन सी थी? रेटिना। कौन सी थी? रेटिना। और इस रेटिना में एक जगह ऐसी होती है जहां से आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं। भाई इन सब जगह पर जो भी तंत्रिकाएं हैं वो एक जगह से क्या निकलती हैं? बाहर। और इस वाली जगह पर जहां से वो बाहर निकलती हैं, वहां पर आपके ना तो रोड सेल पाई जाती हैं अर्थात शलाका कोशिका, और ना ही शंकु कोशिका पाई जाती है। कोई सी दृष्टि कोशिका नहीं पाई जाती है। इसके कारण वहां से हमें दिखाई नहीं देता है। और जब उस जगह पर दिखाई ही नहीं देता है तो उस जगह को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट का मतलब हो गया स्थल, और ब्लाइंड का मतलब जहां पर दिखाई नहीं देता है। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह होगी जहां पर कोई भी आपकी ना तो रोड सेल होती है ना ही कोन सेल होती है, और जिसके कारण से वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये बोल रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट बनता है क्योंकि वहां पर कौन से सेल नहीं होते, ये भी नहीं होते, रोड सेल भी नहीं होते, कोई प्रकाश संवेदी कोशिका ही नहीं होती है, ना तो रोड सेल ना ही कोन सेल, केवल पिगमेंट कोशिकाएं होती हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही हो गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती है, इसके कारण वहां पर दिखाई नहीं देता, इसी कारण उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो प्रश्न संख्या 16, रात में स्पष्ट देखने की क्षमता मुख्यतः निर्भर करती है। देखो आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो रेटिना है, रेटिना मतलब आंख वाला, इसमें 2 कोशिकाएं हैं, एक शलाका, शलाका का मतलब हो गया रोड सेल, कौन सी? रोड, और एक होती है शंकु, शंकु को बोलते हैं हम कोन सेल। ये जो रोड सेल हैं, जो शलाका कोशिकाएं हैं, ये कम प्रकाश में देखने का कार्य करती हैं। कौन से प्रकाश में? कम, जैसे शाम के समय हो गया, रात के समय हो गया, सुबह के समय हो गया, जब प्रकाश कम होता है उस समय देखने का कार्य करती है। और ये जो शंकु कोशिकाएं हैं, ये हमारे रंगों को देखने का कार्य करती हैं कि कौन सा रंग है, कैसे है, वो देखने का कार्य करती है। ये बोल रहा है देखो रात में स्पष्ट देखने की क्षमता मुख्यतः निर्भर करती है। तो भाई रात में देखेंगे तो उसके लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? शलाका कोशिका या शंकु कोशिका? तो कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? शलाका अर्थात रोड सेल। तो ये देखो किस पर डिपेंड करेगा? कौन पर डिपेंड थोड़ी करेगा, नहीं, रोड सेल पर डिपेंड करता है, आइरिस पर नहीं, लेंस पर नहीं। तो इस कारण याद रखना, रात में देखने की जो हमारी क्षमता होती है वो कौन सी कोशिकाओं के कारण होती है? रोड सेल के कारण होती। तो ये अब तक हमने कितने प्रश्न देख लिए हैं? प्रश्न 16। और ये प्रश्न आपके मस्तिष्क पर भी आधारित आ गए, तंत्रिका कोशिका पर भी आधारित थे, कुछ आवेग संचरण से संबंधित प्रश्न भी थे, हमारी आंख से संबंधित प्रश्न भी थे, हमारे कान से संबंधित भी प्रश्न थे, और यही इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल किया गया है।
अब देखो प्रश्न, कुछ प्रश्न और हैं इसमें। देखो प्रश्न संख्या 17। एक व्यक्ति को रंगों में अंतर करने में कठिनाई है, ठीक है, पर रात में देखने की क्षमता उसकी क्या है, सामान्य है। संभावित दोष क्या है, यह तो पीछे ही बताया मैंने। देखो मैंने बताया कि कम प्रकाश में देखने का कार्य कौन कर रहा है, शलाका कोशिका। मतलब उसको रात में स्पष्ट दिख रहा है, रात में देखने में कोई समस्या नहीं है, कम प्रकाश में देखने में भी कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब उसकी शलाका कोशिकाओं में कोई भी समस्या नहीं है। फिर समस्या किसमें है, शंकु में, क्योंकि शंकु कोशिका रंगों में अंतर करती है, उन रंगों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो समस्या किसमें है, यह दिमाग में उठा लो कि शंकु कोशिका में है। तो यह बोल रहा है कि संभावित दोष है। क्या रोड सेल का नाश हुआ है क्या, नहीं। अगर रोड सेल नष्ट होगी तो उसको रात को नहीं दिखता, तो रोड सेल तो सही है। कोन सेल का नाश, कोन्स का नाश जरूर हुआ होगा। लेंस का अपारदर्शी होना, फिर तो दिखता ही नहीं, फिर तो दिखता ही नहीं, ना तो रात को दिखता ना ही रंग दिखते। आइरिस का नाश, ये भी नहीं। तो भाई रंगों में अंतर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी कोन सेल अर्थात शंकु कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं या उनमें कुछ समस्या आ गई। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 18। यदि आइरिस ठीक से कार्य ना करे तो सबसे अधिक प्रभावित होगा। आइरिस क्या काम करता है, पहली बात तो ये देखो आइरिस है क्या। आप आपकी आंखों में देखते हो एक गोल काले रंग की क्या है संरचना, दिखती है कि नहीं दिखती। बाहर तो सफेद सफेद है, बीच में काले रंग का है। ये काला भी हो सकता है, किसी में भूरे रंग का भी है, किसी में हरे रंग का भी है। तो इसको बोलते हैं आइरिस। और ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा डॉट और है, इस डॉट को हम बोलते हैं पुतली या प्यूपिल। और ये जो आइरिस है हमारी आंखों के अंदर जो प्रकाश कितना जाएगा, कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, उसको कंट्रोल करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर आइरिस ठीक से कार्य नहीं करेगा तो हमारी आंखों में प्रकाश है वो ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाएगा, प्रकाश की मात्रा डिस्टर्ब होगी। तो देखो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा, फोकस करने में समस्या नहीं, रंग के पहचान में नहीं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डिस्टर्ब होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी रेटिना की संवेदनशीलता में भी अंतर नहीं आएगा। तो आइरिस के कारण और पुतली के कारण प्रकाश की मात्रा होती है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट देखो, और इस प्रश्न के बारे में मैं बात कर रहा था कि हम कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने वाले हैं जो आपके कथन और कारण पर आधारित हैं। यहां पर एक कथन दिया हुआ है जिसको ए से दर्शाया है और उसका एक कारण दिया हुआ है जिसे हमने आर लिखा है। कथन मतलब एक बात दी गई है और कारण जो नीचे वाली जो एक लाइन दी गई उसमें उसका एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या ये इस चीज को रिलेट करता है, ए आर को रिलेट करता है या नहीं करता। तो ये इसके आधार पर है। तो यहां पर देखो एक कथन है कि सेरिबेलम के क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति की चाल असंतुलित हो जाती है। सही है कि गलत है भाई, पहले तो ये कथन सुनो, कथन सही है कि गलत। सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क। अभी आपको बताया था कि अनुमस्तिष्क होता है ये हमारे जो भी ऐच्छिक कार्य हैं उनको सही तरीके से शुद्धता के साथ संपादित करवाने का कार्य करता है। ये बताया था कि नहीं बताया, मैंने उदाहरण भी दिया था कि शराबी व्यक्ति होता है और एक सामान्य व्यक्ति होता है। सामान्य व्यक्ति तो सीधा सीधा चलता है और शराबी कभी इधर कभी उधर, कभी पैर लड़खड़ाते हैं, कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है। तो इसका कंट्रोल तो सेरिबेलम के द्वारा ही तो हो रहा है, अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो यह बात तो सही है कि सेरिबेलम के क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति की चाल असंतुलित हो जाएगी। अगर सेरिबेलम में कोई समस्या आएगी तो चलने में तो समस्या आएगी ही आएगी। इसका कारण दिया हुआ है क्योंकि सेरिबेलम मांसपेशियों के समन्वय संतुलन को नियंत्रित करता है। यही बात है ना भाई, वो चाल असंतुलित क्यों हुई, लड़खड़ाता क्यों है, क्योंकि सेरिबेलम का काम है संतुलित करना। और अगर सेरिबेलम ही नष्ट हो गया तो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो संतुलित नहीं रहेंगी, उनमें समन्वय नहीं होगा, और समन्वय नहीं होगा तो लड़खड़ाएगा। इसका मतलब जो कथन ए है और कारण आर है ये दोनों सही है, दोनों क्या है सही।
और आर है वो ए की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि ऐसे प्रश्न हमें भी करवाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से हमें चेंज करना होगा। तो इसका सही हो जाएगा कि ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही है, और आर है वो ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी इसमें क्या लिखा है? ए सही है, आर गलत नहीं। ए गलत है, आर सही है नहीं। ए और आर दोनों गलत हैं नहीं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। ऐसा ही एक प्रश्न और है, और वह है प्रश्न संख्या 20, जिसमें देखो कथन दे रखा है, रात में देखने की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? रोड सेल पर। अभी तो बताया था, सही बात है कि नहीं है, कि रात में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? कम प्रकाश में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? शलाका कोशिका अर्थात रोड सेल। तो निर्भर करती है, मतलब ए बात तो सही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आर देखो, क्योंकि रोड सेल रंग दृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहां पर गड़बड़ कर दिया। रंगों में अंतर करने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? शंकु कोशिकाएं, कोन सेल। इसका मतलब ए बात तो सही थी, लेकिन आर गलत हो गई। ए सही है, आर गलत है, और जब आर गलत ही है तो वो उसकी व्याख्या तो करने से रहा, मतलब ए सही, आर गलत। तो देखो, ए और आर दोनों सही हैं नहीं, ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही है नहीं, ए और आर दोनों गलत हैं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि ए बात तो सही है, लेकिन बी कहने का मतलब जो कारण है आर, वो क्या है आपका? गलत। तो ये हमारे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न थे। बाकी आज के लिए हमारे जो ये एमसीक्यू थे ये पूरे हुए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, आंख है और कान है, उसकी संरचना और कार्यों से संबंधित ऐसे टोटल 20 प्रश्न देखे हैं। और ये 20 प्रश्न थे, इनके अंतर्गत हमने सरल क्वेश्चन भी देखे हैं, मध्यम स्तर के प्रश्न भी देखे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी देखे हैं जो थोड़े से उच्च स्तर के थे। कथन और कारण वाले प्रश्न भी हमने देखे। तो आप सबको हमारे ये प्रश्न हैं वो कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे लगता है कि इन प्रश्नों में सुधार की आवश्यकता है, हमें इनको और अधिक एक्सप्लेन करना चाहिए, या हमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन और लाने चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।